हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग हिक्सर-ओलन थ्योरी को डिस्कस करेंगे। हिक्सर-ओलन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस थ्योरी को फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। आप लोग फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी पढ़ें या हिक्सर-ओलन मॉडल पढ़ें, एक ही चीज है। ठीक है, देखिए ये मॉडल बेसिकली जिस आइडिया जो दिया था वो हिक्सर नहीं दिया था। हिक्सर ने एक पेपर पब्लिश किया था, एक स्वीडिश पेपर था जो कि स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने लिखा था। उसके अंदर उन्होंने इसका आइडिया दिया था और ये पेपर उन्होंने लिखा था 1919 में। ठीक है, उसके बाद उनके स्टूडेंट थे ओलन, जो हिक्सर-ओलन हम कहते हैं। ओलन बेसिकली हिक्सर के स्टूडेंट थे, यानी उन्होंने पीएचडी जब की थी तो अपनी रिसर्च डिसर्टेशन हिक्सर के सुपरविजन में की थी। तो 1933 के अंदर ओलन ने इस पेपर को बाकायदे अपनी बुक में एज ए मॉडल पब्लिश किया। ये किताब उन्होंने अकेले लिखी थी, लेकिन क्योंकि वो उनके सुपरवाइजर थे, वो आइडिया उन्होंने ही दिया था। और जो डिसर्टेशन जिससे उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस से जिससे ये इसको लिया, इस मॉडल को उन्होंने पूरा बनाया, वो सुपरवाइज हिक्सर नहीं की थी, इसलिए उन्होंने उनको क्रेडिट दिया और इसलिए इस मॉडल को हिक्सर-ओलन मॉडल कहा जाता है। 1977 के अंदर ओलन को इस कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, अच्छा, बाद में इस मॉडल पर पॉल सेमनसन ने भी काम किया। तो कुछ जगह आपने देखा होगा कि इस मॉडल को हिक्सर-ओलन सेमनसन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मॉडल के ऊपर आगे फिर पॉल सेमनसन ने काम किया। पहले 1949 के अंदर किया, फिर 1953 के अंदर अगेन उन्होंने इस मॉडल पर काम किया। ठीक है, इस मॉडल को हम HO मॉडल भी कहते हैं, ये भी इसका नाम है। अगर कहीं आप HO मॉडल लिखा देखें तो समझ लीजिए कि ये हिक्सर-ओलन मॉडल है या फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है। ठीक है, और इस मॉडल को 2x2x2 मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल के अंदर दो गुड्स ली गई हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए गए हैं और दो कंट्री ली गई हैं। यानी इस मॉडल में यह दिखाया गया है कि दो कंट्रीज हैं, वो आपस में ट्रेड करती हैं और उनके पास दो गुड्स हैं। दो गुड्स में वो ट्रेड करती हैं दोनों कंट्रीज, और वो दोनों दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, कैपिटल और लेबर। इसलिए इस मॉडल को हम 2-2-2 मॉडल भी कहते हैं। अब देखिए, ये मॉडल जब शुरू करते हैं तो इसमें जो इसका आइडिया था इस मॉडल का, वो दो क्वेश्चंस पर बेस करता है। यानी इस थ्योरी के अंदर दो क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है जो रिकार्डो ने एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ये मतलब कहा जाता है कि ये वो क्वेश्चन है जो रिकार्डो की थ्योरी में अनएक्सप्लेन्ड है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिटरमिन्स द कंपैरेटिव एडवांटेज। रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में तो बताया कि, लेकिन कहा जाता है कि ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कंपैरेटिव एडवांटेज अपने आप में खुद कैसे डिटरमिन की जाती है। कैसे हम मान लेते हैं कि हाँ ये कंपैरेटिव एडवांटेजेस है कंट्री, क्या सिस्टम है उसका। ठीक है, दूसरी बात जो उन्होंने कही वो उसमें कही कि व्हाट इफेक्ट डज इंटरनेशनल ट्रेड हैव ऑन द अर्निंग्स ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ट्रेडिंग नेशंस। हम जब ट्रेड करते हैं, दो नेशंस ट्रेड कर रहे हैं, तो आखिर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी अर्निंग्स का इंटरनेशनल ट्रेड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यानी जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है उस ट्रेड से हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी इनकम है। ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें एड्रेस की गई हैं और इसके लिए ये मॉडल बेसिकली काम करता है, ये बताता है कि एक कंट्री अगर किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में अबंडन है
तो वो उसको एक्सपोर्ट करेगी, और वही कंट्री जिस चीज के प्रोडक्शन में स्केर्स है वो उसको इंपोर्ट करेगी। बहुत सिंपल ये आइडिया है, इसको हम फिर एलाबोरेट करेंगे। एक कंट्री है, उसके अंदर कोई एक्स प्रोडक्ट है जो वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी लो कॉस्ट है उसके यहां, और अबंडेंट है उसका रॉ मटेरियल, तो वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा। और वो प्रोडक्ट जिसके अंदर उसकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्केर्स हैं, या वो प्रोडक्ट वो बहुत महंगा प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो वो उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेगा। इसी के ऊपर ये मॉडल चलेगा और इन दो क्वेश्चंस के आंसर देगा। ठीक है, तो मॉडल शुरू करने से पहले हम पहले इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैं पहले अजम्पशंस लिख लेता हूं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अजम्पशंस मैंने लिख लिए हैं, तो चलिए अजम्पशंस पर बात करते हैं। देखिए, पहला अजम्पशंस है 2 into 2 into 2 मॉडल। ये जैसे कि हमने अभी पढ़ा था भी कि ये हमारा जो है, वैसे भी इस मॉडल को 2 into 2 into 2 कहते हैं। हमारे केस में जो मॉडल हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसके अंदर हम दो कंट्री लेंगे, चाइना एंड यूएस, दो प्रोडक्ट लेंगे, एयरक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल्स, और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे, कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट, सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड यूनिफॉर्म फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोनों कंट्रीज के अंदर, दोनों नेशंस जो ट्रेड कर रहे हैं, यानी जिस हमारे एग्जांपल में चाइना और यूएस होंगे, दोनों के अंदर जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगी वो सेम होगी, सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के दोनों यूज कर रहे होंगे, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दोनों में यूनिफॉर्म है, यानी बराबर है। ठीक है, तीसरी बात, वन गुड इज कैपिटल इंटेंसिव एंड अदर लेबर इंटेंसिव। दो प्रोडक्ट हमने लिए हैं, एयरक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल। हमें मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों में से एक गुड जो है, एक प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और दूसरा लेबर इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बहुत छोटी चीजें। कैपिटल इंटेंसिव वो कहलाती हैं जिसमें कैपिटल ज्यादा यूज होता है, लेबर कम होता है। लेबर इंटेंसिव वो प्रोडक्ट कहलाते हैं जिसमें लेबर ज्यादा यूज होती है और सिंपल मशीन यानी मशीनरी कम यूज होती है। ठीक है, तो वो कंट्री जहां पर लेबर अबंडेंट होती है वो लेबर इंटेंसिव होती हैं, और वो कंट्रीज जहां पर कैपिटल ज्यादा होता है, लेबर बहुत कॉस्टली होती है, तो वहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज की जाती हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें एयरक्राफ्ट कैपिटल इंटेंसिव है और टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर सेम। ये अजम्पशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अजम्पशन हमें एक परमिशन देता है कि हम सेम इंडिफरेंस कर्व यूज कर सकते हैं दोनों कंट्री के लिए, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम, यानी डिमांड सेम है, जो हमारा डिमांड है वो सेम है, डिमांड कंडीशंस जो है वो सेम है, तो इंडिफरेंस कर्व हम सेम यूज कर सकते हैं दोनों कंट्री के लिए। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो हम लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर मानकर चल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, और हमारा मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जो हमारा मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। नेक्स्ट, फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड एकदम फ्री है, कुछ भी चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी चीज इंपोर्ट कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे यहां, हमारे कोई भी रिसोर्सेज बेकार नहीं पड़ी हुई हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं वो हम पूरी तरह यूज कर रहे हैं। और आखिरी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन द नेशंस आर बैलेंस्ड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कंट्री के बीच में बैलेंस है, यानी 1:1 है। इसका हम बैलेंस मानकर चल रहे हैं, 1:1 है। इसी से हम आइडिया लेंगे इनकी प्राइस लाइन का, जो हम उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड लेंगे वो इसी से लेंगे हम, उसी से हमारी मॉडल में एक प्राइस लाइन आएगी जिससे हम दोनों के आउटपुट को और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, थ्योरी शुरू करने से पहले आप ये फैक्टर एंडोमेंट्स ऑफ समझिए कि ये क्या है। फैक्टर एंडोमेंट बेसिकली रेशो है कैपिटल और लेबर का, यानी फैक्टर एंडोमेंट क्या है, कैपिटल लेबर का रेशो।
ये फैक्टर एंडोमेंट कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, ठीक है, कंट्री 1 है और कंट्री 2। अब मान लीजिए कंट्री 1 का जो ये कैपिटल लेबर रेशो है 1 का, ये कैपिटल आउटपुट रेशो कंट्री 2 से ज्यादा है। ठीक है, यानी इसका रेशो ज्यादा है, इसका रेशो कम है। तो अगर ये ज्यादा है तो इसके अंदर कैपिटल ज्यादा है, इसका मतलब जो कंट्री 1 है वो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी और जो कंट्री 2 है वो लेबर इंटेंसिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह बात जहन में रखनी है कि ये बेसिकली एक कंपैरेटिव रेशो है, एब्सोल्यूट सेंस में लेबर या कैपिटल ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक कंट्री के अंदर हमने इसको डबल कर दिया, यानी 2K अपॉन 2L, क्योंकि लेबर कैपिटल इंटेंसिव है तो हमने कंट्री 1 का ये बढ़ा दिया। कितना आएगा ये कंट्री 1 में? 1 आ जाएगा। ठीक है, कंट्री 2 की हम बात करें, क्योंकि हमने माना है कि वो लेबर इंटेंसिव है तो वहां लेबर हम ज्यादा कर देंगे, तो K को हम कैपिटल को 1 ही रहने दें, 1 लिखें ना लिखें। ठीक है, और लेबर हमने 4 कर दी। लेबर इंटेंसिव है, लेबर हम ज्यादा करेंगे, कैपिटल कम रखेंगे, तो क्या आ गया? 1/4। ये बड़ा है इससे। तो ये बात आप जहन में रखिए कि बेसिकली ये एब्सोल्यूट सेंस में ज्यादा नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव सेंस में ज्यादा होना है। ये रेशो, कैपिटल लेबर का रेशो, जो रिलेटिव सेंस में जिसके पास ज्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव है, और रिलेटिव सेंस में जिसके पास ये कम है वो लेबर इंटेंसिव है। इस बात को जहन में शुरू से बिठा लीजिए। चलिए थ्योरी की बात करें। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, ये थ्योरी का आइडिया ही ये है कि साहब जिसके पास अबंडेंट रिसोर्सेस हैं, प्रोडक्शन है, वो एक्सपोर्ट करेगी और जो कम है वो इंपोर्ट करेगी। लेकिन ये डिटरमिन कैसे होगा? इसको डिटरमिन करने के लिए इसका जो थ्योरी का स्टेटमेंट है वो क्या है, जो बेस है इसका वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द प्री ट्रेड रिलेटिव प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। दोनों प्रोडक्ट्स के जो प्री ट्रेड के प्राइसेस हैं, बेसिकली वो इस ट्रेड को डिटरमिन करेंगे। यानी अब एक मैंने एग्जांपल लिया है, हमारे एग्जांपल में जैसे हम चाइना और यूएस को लेकर चल रहे हैं और दो प्रोडक्ट लिए हैं हमने, टेक्सटाइल और वो एयरक्राफ्ट। ये दोनों प्रोडक्ट दोनों कंट्रीज में बन रहे हैं, सेल भी हो रहे हैं कंट्री के अंदर ही अंदर, अभी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ है, तो कुछ तो प्राइस होंगे ना इनके। ये प्राइस जब इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे तो कंपेयर किए जाएंगे। जो अबेंडेंट चीज होती है उसके प्राइस कम होते हैं और जो स्केर्स होती है उसके प्राइस ज्यादा होते हैं। तो ये देखेंगे कि यहां क्या स्केर्स है, वो इंपोर्ट कर लेगा, और जो अबेंडेंट है वो एक्सपोर्ट कर देगा। तो जो प्री ट्रेड प्राइसेस होते हैं बेसिकली वो इस ट्रेड को डिटरमिन करते हैं। और ये प्राइस किस पर डिपेंड करते हैं? देखिए, प्राइस दो चीज पर डिपेंड करते हैं। पहली तो है उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इससे हम दोनों प्रोडक्शन देखते हैं इस पीपीसी के जरिए और उससे हम निकालते हैं। दूसरी चीज क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आप इसको डिमांड कंडीशन कह लीजिए, जो मैंने पहले बताया था आपको, डिमांड कंडीशन। आप इसको डिमांड कंडीशन कह लीजिए, ठीक है, यानी दोनों कंट्रीज की डिमांड कंडीशन। ठीक, अब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ये अगेन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी और रिसोर्स एंडोमेंट। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पर करता है और रिसोर्स एंडोमेंट पर। तो पढ़ा है आपने बहुत सारी, इसको पीपीसी में भी पढ़ा होगा। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है ये एक तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम फैक्टर्स को यूज करते हैं उसके। दूसरी फैक्टर एंडोमेंट क्या है, क्या हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है। तो इसका मतलब यह है कि अब प्राइस किस चीज पर डिपेंड हो गए? अगर हम इस पर बेस करें तो प्राइस अब हमारे तीन चीज पर डिपेंड हो गए।
नंबर 1 टेक्नोलॉजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। नंबर 2 रिसोर्स एंडोमेंट, और नंबर 3 टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये आप यहां डिमांड लिख लीजिए शॉर्ट में। अब अगर आप अजम्पशंस को याद करें तो देखिएगा, हमने टेक्नोलॉजी को माना है सेम, यानी हमने अज्यूम किया है कि दोनों कंट्रीज में टेक्नोलॉजी सेम होगी, और जो डिमांड कंडीशन है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन बोथ द कंट्रीज आर सेम। क्या बचा? रिसोर्स एंडाउमेंट, एंड दिस इज द अल्टीमेट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है। अच्छा, ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अब इस थ्योरी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बेस वही करेंगे कि जो चीज अबेंडेंट है वो एक्सपोर्ट करेगी और जो स्केर्स है वो इंपोर्ट करेगी। ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए, कपड़े पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कपड़े एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है। यूएस के पास कैपिटल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो कैपिटल ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, लेबर वहां बहुत महंगी है, तो वो मशीन्स एंड कैपिटल को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज को करेगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि रिलेटिव अबेंडेंट का मतलब क्या है? हमने कहा ना कि रिलेटिवली अबेंडेंट है। फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, इस फैक्टर एंडोमेंट को ध्यान में रखिएगा, यहां रिलेटिव अबेंडेंस का समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट सेंस में हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो हम कंपैरेटिव एडवांटेजेस हो गए। कंपेयर टू दी अदर कंट्री, उसको समझने के लिए हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे अपने एग्जाम्पल में चाइना और यूएस को लिया है, दो प्रोडक्ट लिए हैं, एयरक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, और दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल। तो मान लीजिए ये रिसोर्स है हमारे पास। ठीक है। यहां हमने रिसोर्सेज ले लिए हैं, यहां हम यूएस को लेंगे और यहां चाइना। ठीक है। रिसोर्सेज हमारे पास दो ही हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक तो कैपिटल है और एक लेबर है। यूएस के पास, हमारे पास कैपिटल कितना है? यूएस के पास मान लीजिए कैपिटल 100 मशीन्स हैं, 100 मशीन्स। ठीक है। और चाइना के पास मशीन्स, मैंने MCH लिख दिया है, इससे आप समझ लीजिएगा, और चाइना के पास 20 मशीन्स हैं। लेबर की बात करें तो जाहिर है चाइना में लेबर ज्यादा है, क्योंकि चाइना लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो वहां पर इसमें अगर हम मान के चलें कि 200 लेबर है और वहां 1000 लेबर है। ठीक है। अब इन दोनों का कैपिटल आउटपुट रेशियो निकालकर कंपेयर करेंगे किसमें ज्यादा है और किसमें कम। अब अगर आप कैपिटल आउटपुट रेशियो यूएस का लेकर चलें, यूएस का कैपिटल लेबर रेशियो, कैपिटल कितना है? 100, और ये लेबर कितनी है? 200, इक्वल टू 0.5। ये इसका कैपिटल लेबर रेशियो हो गया ना। चाइना का कितना है? चाइना का हो जाएगा 20/1000, विच इज इक्वल टू 0.05। यानी यूएस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पर लेबर 0.5 मशीन्स हैं, लेकिन चाइना के अंदर पर लेबर 0.05 मशीन्स हैं। तो इसका मतलब यहां पर बहुत थोड़ी सी मशीन है लेबर के ऊपर, यानी लेबर बहुत ज्यादा है, और यहां पर मशीन्स कंपैरेटिवली चाइना के ज्यादा हैं, इसलिए पर लेबर मशीन्स ज्यादा आ रही हैं। ये बड़ा है इसका मतलब, है ना। तो ये प्रूव कर रहा है इस बात को कि यूएस कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और वो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगी, और चाइना लेबर इंटेंसिव कंट्री है और वो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यूएस जो है वो अबेंडेंट है कैपिटल में और स्केर्स है लेबर में। दूसरी तरफ चाइना अबेंडेंट है लेबर में
और स्केर्स है कैपिटल में। अब एक सवाल उठता है कि किस तरह हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ रिसोर्स डिटरमिन कंपैरेटिव एडवांटेज। हम ये कैसे माने कि जो रिलेटिव अबंडेंस है यही कंपैरेटिव एडवांटेज को डिटरमिन करती है? उसका बहुत सिंपल और साधारण उसका उत्तर है, जवाब है कि देखिए, वो कंट्री जहां पर कोई भी रिसोर्स रिलेटिवली अबंडेंट है वहां पर रिलेटिव कॉस्ट कम आएगी उस नेशन से जिससे वो ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मेरे यहां इंडिया के अंदर टेक्सटाइल प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वहां उसके जो कॉस्ट है वो कम होगी। लेकिन अगर कुछ मशीन्स प्रोड्यूस की जाए, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जाए, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस जो है वो बेसिकली डिटरमिन करता है कंपैरेटिव एडवांटेज को। ठीक है, अब फिगर के जरिए हम इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो एज यूजुअल टाइम सेव करने के लिए मैं फिगर बना लेता हूं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिगर बना ली है मैंने, अब शुरू करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको आसान लगने लगेंगी। देखिए, ये मैंने दो फिगर बनाई हैं। एक फिगर है जो ऑटार्की इक्विलिब्रियम है। ऑटार्की बेसिकली आप कहते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ऑटार्की का मतलब होता है कि एक कंट्री, उसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, खुद कंज्यूम कर रहा है, उसको ऑटार्की कहते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली ऑटार्की है। दोनों कंट्रीज के हमने यहाँ कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिए हुए हैं और हम ये बता रहे हैं यहां पर कि दोनों अपने आप में प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो क्या सिचुएशन है? दूसरे ग्राफ में हमने पोस्ट ट्रेड लिया है, यानी अब वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे से ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, दो तीन चीजें जहन में रखिए जो शुरू में बताया गया। जो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये आपको क्या बता रहे हैं? पहली बात ये जहन में रखिए कि यूएस जो है वो कैपिटल अबंडेंस है, यूएस में कैपिटल ज्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करता है। और चाइना लेबर इंटेंसिव है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है। दो हमारे पास प्रोडक्ट है, एक तो एयरक्राफ्ट है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो, क्योंकि यूएस कैपिटल इंटेंसिव है और एयरक्राफ्ट कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है, तो वो यूएस प्रोड्यूस कर रहा है। और चाइना टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, और लेबर इंटेंसिव क्योंकि चाइना टेक्निक यूज करती है तो चाइना प्रोड्यूस करेगी। ये बात आप जहन में रख लीजिएगा, तो इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए, वर्टिकल एक्सिस पर टेक्सटाइल लिया है जो कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एयरक्राफ्ट लिया है जो कि कैपिटल इंटेंसिव है। और दोनों में वही है, ये टेक्सटाइल है और ये एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट कैपिटल इंटेंसिव, टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव। ये जो रेड वाला कर्व है ये चाइना का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। रेड वाला चाइना का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ब्लू वाला यूएस का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये ब्लू वाला यूएस का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ठीक है, यहां तो ये दोनों सिंपल है, आप देख रहे हैं दोनों ये एक जगह टच कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये बात मानकर चलिए कि हमने अजम्पशन लिया था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों के सेम है, दोनों ने जो है वो डिमांड फंक्शन दोनों का सेम है, डिमांड कंडीशन दोनों की सेम है। तो हमने कहा भी था कि हम सेम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ले सकते हैं। तो हम मानकर चलेंगे कि ये दोनों लोग ए पर प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे हैं। ये दोनों कंट्री ए के ऊपर प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रही है बिफोर ट्रेड ऑटार्की इक्विलिब्रियम में। तो इस जगह पर 6 टेक्सटाइल और 7 एयरक्राफ्ट दोनों कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं और कंज्यूम कर रही हैं। अभी तक इनको यह नहीं पता है कि हम ट्रेड करेंगे तो क्या होगा। अब इन दोनों का यह देखना होगा कि कौन सी किस्में
एक्सपर्ट है, किस कंट्री को क्या प्रोड्यूस, हमने पहले तो बता रखा है, लेकिन यहां हमें कैसे पता लगेगा, उसके लिए हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट लाइन। ये एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ द लाइन है, ये एब्सोल्यूट स्लोप लाइन है। ये बेसिकली क्या बता रही है आपका, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाली क्योंकि ये यूएस का है तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूएस का बता रही है, और ये क्योंकि चाइना का कर्व है तो ये जो लाइन है ये चाइना का मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रही है। अब आप अगर देखें तो ये जो कर्व है ये टिल्ट हो रहा है एयरक्राफ्ट की तरफ, और रेशियो क्या लेकर हम चले थे, कैपिटल लेबर का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो यूएस का है वो कम हो जाएगा चाइना से। अगर आप इसको अपने डेटा के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिएगा कि ये मार्जिनल रेट ऑफ, यानी जो स्लोप ऑफ द कर्व है, यही तो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज से तो हमने निकालते हैं ना। तो ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये चाइना का ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस, जो आपको ये बताता है कि चाइना लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि कैपिटल लेबर रेशियो के अंदर इसका जो कर्व का है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये ज्यादा हो जाता है। जब ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये लेबर इंटेंसिव हो गई और ये कैपिटल इंटेंसिव। यानी अब ये कर्व दोनों जो ये स्लोप है ये आपको ये बता रहे हैं कि जो यूएस है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करता है और एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा, और क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव नहीं है, लेबर वहां पर कॉस्टली है, तो वो लेबर इंटेंसिव जो प्रोडक्ट है यानी टेक्सटाइल वो इंपोर्ट करेगा। इसी तरीके से जो चाइना है, चाइना चूंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करता है तो वो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, और क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक उसके यहां नहीं है तो वो एयरक्राफ्ट कम प्रोड्यूस करेगा और बाहर से इंपोर्ट कर लेगा। यानी मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूं मैं उसको ज्यादा प्रोड्यूस करूं, और जिसमें मैं एक्सपर्ट ज्यादा नहीं हूं उसको कम प्रोड्यूस करूं। जो मैंने ज्यादा प्रोड्यूस किया है उसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं, जो मैंने कम प्रोड्यूस किया है उसको मैं इंपोर्ट कर लूं। यही कंसेप्ट है। अब आ जाइए, यहां तक बात चल गई। हमें इस फिगर से ये पता चल जाता है कि हमने ऑटाकी के अंदर ये दोनों कंट्रीज को देखा, दोनों अपना अपना प्रोड्यूस कर रही है, अपना अपना खा रही हैं, लेकिन ये जो स्लोप है ये हमें बता रहे हैं कि जो यूएस है वो कैपिटल इंटेंसिव है और एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि वो वहां चीप है। इनके ये जो लाइन है ये आपको ये भी बता रही है कि ये चीप है, ठीक है, क्योंकि जिसका रॉ मटेरियल चीप होगा वही आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसका कॉस्टली होगा वो आप नहीं करेंगे। और चाइना टेक्सटाइल के अंदर है, टेक्सटाइल वहां पर चीप है, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है और कंजम्पशन भी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा। अब हम आ जाते हैं ट्रेड में, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ये ग्रीन कलर की देखिए, ये हम एक कॉमन रिलेटिव प्राइस लाइन डाल लेते हैं। ये रिलेटिव प्राइस लाइन है, एक्चुअल प्राइस लाइन नहीं है। ये सिर्फ यहां बता रही है कि जो लोग अपने प्राइसेस को कहां इक्वलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिस्टम वही है, ये 6 और 7 प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे थे, अब भी 6 और 7 जहां पर ये दोनों का आपके टच कर रहे हैं, जो पॉइंट आपका ए था, ए पर ही है। लेकिन अब क्या किया, वहां जब ये देखा कि यूएस जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेजेस है इन द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इन चाइना, तो वो क्या करेगा, वो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देगा। पहले वो यहां बढ़ा रहा था, अब वो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देगा, बढ़ाता रहेगा और वो वहां तक पहुंच जाएगा जब उसके प्राइस दूसरी कंट्री के प्राइस से इक्वलाइज ना हो जाए। यानी इस टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन जो क्या कहते हैं रिलेटिव प्राइस लाइन है, कॉमन रिलेटिव प्राइस लाइन, इस पर टच ना कर जाए। तो ये यहां से चल रहा है, अभी अपना प्रोडक्शन इसने बढ़ाना शुरू किया, ये बढ़ता जा रहा है, जहां पर ये टकराया इस ग्रीन लाइन से वहां पर उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी
15 एयरक्राफ्ट अब वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब उस 15 एयरक्राफ्ट पर इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल देखा तो ये प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल 1 है, ठीक है, 1। यानी अब यूएस चूंकि कंपैरेटिव एडवांटेजियस है इन द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, तो वो ज्यादा रिसोर्सेज एयरक्राफ्ट की तरफ लगाएगा और वो एयरक्राफ्ट 15 प्रोड्यूस करेगा और सिर्फ एक टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि टेक्सटाइल उसको बहुत महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन। चाइना की तरफ आइए, चाइना पहले ए पर प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाता जाएगा कहां तक, जब तक उस प्राइस लाइन को टच ना कर जाए, यानी जब तक चाइना के टेक्सटाइल के प्राइसेस इक्वल ना हो जाएं यूएस के प्राइसेस पर, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाता रहेगा। ये यहां से बढ़ रहा है, यानी ये ऊपर बढ़ता जा रहा है 6 से, यहां से बढ़ते बढ़ते ये कहां पर प्राइस लाइन पर, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन पर टकराएगा, वहां वो देखेगा कितना है 13। अब चाइना 13 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा और वहां फिर वो चेक करेगा कि वो एयरक्राफ्ट कितने कर सकता है, 3, ठीक है। यानी ये क्लियरिटी आपको ये बता रहा है, क्लियरली ये बता रहा है कि चूंकि यूएस कंपैरेटिव एडवांटेजेस से एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन में, तो वो उस पर रिसोर्सेज लगाकर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और टेक्सटाइल कम करेगा। चाइना क्योंकि लेबर इंटेंसिव है और टेक्सटाइल लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करता है, तो चाइना यहां से बढ़ाकर टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करेगा और 13 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस करेगा और वहां वो देखेगा कि वो सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब पोस्ट ट्रेड कंडीशन क्या है, पोस्ट ट्रेड अब आप कंडीशन अगर देखिए तो देखें, पहले तो आप ये देखिए जो उनका अपना कंजम्पशन है वो कितना इफेक्ट करता है। अब ये दोनों जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम अगर उसी ट्रेड को लेकर चलें तो ये दोनों जो कंज्यूम कर रहे हैं, पहले ए पर प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे थे, अब वो प्रोड्यूस तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कंजम्पशन कम से कम सी पर कर रहे हैं। सी पर अगर आप देखें तो ये कंजम्पशन अब कितना हो गया, 7 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल एंड 9 यूनिट ऑफ एयरक्राफ्ट। अब कंपेयर कीजिए पहले वाले से, यानी पहले जब वो खुद प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे थे तो 7 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ तो उनका अपना कंजम्पशन भी 7 से 9 एयरक्राफ्ट हो गया। इसी तरीके से पहले वो 6 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस और कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ तो वो बढ़कर 7 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल हो गया। यानी अब इंटरनेशनली वो क्या चल रहा है वो तो अलग बात है, इनका अपना कंजम्पशन दोनों का भी बढ़ गया। इंटरनेशनल ट्रेड क्या कहां पहुंचा, अब यहां यूएस जो है वो 9 तो कंज्यूम कर रहा है, 9 कंज्यूम कर रहा है, प्रोड्यूस कितना कर रहा है 15, कितना एक्सेस है 6। इसका मतलब यूएस 6 एयरक्राफ्ट चाइना को एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है, और उसके बदले में टेक्सटाइल लेगा, 6 टेक्सटाइल ले लेगा। मैंने कहा ना जो ट्रेड है वो हम मानकर चल रहे हैं कि वो कॉमन है, 1:1, 1:1 जैसे मैंने बताया था, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं, हमने अजम्पशन में भी लिया था। तो ये बेसिकली जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये 1:1 है, 1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसने यूएस ने 6 एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए और उसके बदले में 6 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल इंपोर्ट कर लिया। चाइना पर आ जाइए, चाइना अब कितना कंज्यूम कर रहा है 7, ठीक है, प्रोड्यूस कितना कर रहा है 13, कितने एक्सेस है 6, यानी 6 टेक्सटाइल यूनिट ऑफ टेक्सटाइल अब वो एक्सपोर्ट कर देगा यूएस को, ठीक है, और यूएस से उसके बदले में 6 एयरक्राफ्ट ले लेगा, ठीक है। आप इसको दूसरी तरह ये कह सकते हैं कि चूंकि चाइना कंपैरेटिव एडवांटेजेस है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, तो वो 6 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेगा यूएस को और यूएस से उसके बदले में 6 एयरक्राफ्ट ले लेगा, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट इतने प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसमें वो कंपैरेटिव एडवांटेजेस नहीं है। दूसरी तरफ आप अगर यूएस की बात करें तो यूएस कंपैरेटिव एडवांटेजेस है इन द प्रोडक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, सो इट विल प्रोड्यूस मोर एयरक्राफ्ट देन दी टेक्सटाइल, वो ज्यादा एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करके
चाइना को बेच देगा और चाइना से टेक्सटाइल ले लेगा। टेक्सटाइल वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो कंपैरेटिव एडवांटेजेस नहीं है, उसमें उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फिर ये काम करने लगेगा। यानी ट्रेड ये बता रही है, अब ये जो फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी है ये बता रही है कि आप जब ट्रेड शुरू करते हैं और फैक्टर एंडाउमेंट किसके पास ज्यादा है, कंपैरेटिव जो रिलेटिव फैक्टर्स रेशियो है जो कैपिटल लेबर का, वो जिसका ज्यादा होगा जिस चीज पर, वो उसको एक्सपोर्ट करेगा, ज्यादा बनाकर करेगा। ठीक है, और जिसमें नहीं है वो इंपोर्ट कर लेगा वो। ठीक है, और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो जाएगा, तो न सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड से कंट्रियां गेन करती हैं बल्कि उनका इंटरनल कंजम्पशन भी गेन होता है। यानी गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो कहलाता है वो बेसिकली सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल भी है। पहले 7 और 6 कर रहे थे, अब 9 और 7 कर रहे हैं। ठीक है, यही गेन्स फ्रॉम ट्रेड भी होता है। चलिए ठीक है, तो ये समझ में आएगा लगे हां तो मैं आपको इसके कुछ क्रिटिसिज्म और बता दूं, ऐसे ही बता देता हूं, कहीं से लिख लीजिएगा। मैं 2-3 चीजें हैं जो उसको आपको बताऊं। तो देखिए, अगर क्रिटिसाइज करने के लिए आप काफी सोर्सेज में जाइए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। इसमें पहले ही कहा जाता है कि इस थ्योरी के बनाने में जो एक प्रेडिक्शंस हैं या आप कह लीजिए जो एक परफॉर्मेंस ली गई है वो थोड़ी पुअर है, क्योंकि इसमें अजम्पशंस बहुत ज्यादा है और कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं आते हैं। अगला पॉइंट इसी अजम्पशंस पर है, ज्यादातर इसके क्रिटिसिज्म अजम्पशंस पर ही बेस करते हैं। एक इसमें अजम्पशन है कि लेबर इज एम्प्लॉयड, ऑल द लेबर इज एम्प्लॉयड, हमने कहा ना फुल एम्प्लॉयमेंट हमने अजम्पशन में लिया था। देखिए, अगर लेबर फुल एम्प्लॉयड है तो इसका मतलब यह है कि उस कंट्री के अंदर कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, और ऐसा रियल लाइफ में नहीं है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ा जा रहा है। अगली बात होगी, एक बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि आइडेंटिकल प्रोडक्शन एग्जिस्ट, दोनों कंट्री के अंदर आइडेंटिकल प्रोडक्शन है। हमने कहा ना टेक्नोलॉजी भी सेम है और डिमांड फंक्शन भी सेम है, टेस्ट प्रेफरेंसेस ये सब सेम। ये जो टेक्नोलॉजिकल गैप है इसको पूरी तरह अवॉइड कर दिया गया। टेक्नोलॉजिकल गैप तो ज्यादातर कंट्रीज में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं है, एग्जैक्टली सेम कहीं नहीं है, हमने तो बिल्कुल सेम लिया है। ठीक है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है, एक इसका क्रिटिसिज्म है। एक और कहा जाता है इसमें कि एक लॉजिकल फ्लॉज इसके अंदर है, जैसे कैपिटल को मानकर चले हैं कि ये होमोजीनियस है और ट्रांसफरेबल है बिटवीन कंट्रीज, जो रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, और भी क्रिटिसिज्म है, आप किताब वगैरह से किसी से देख लीजिएगा और उससे नोट्स बना लीजिएगा। काफी लंबा हो गया लेक्चर, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो थैंक यू सो मच।